साथियों, आप देख रहे हैं जन जागरण टीवी और आज हमारा खास कार्यक्रम जन जागरण और प्रतिनिधि में हम मुलाकात करेंगे जबलपुर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नेता प्रीति वाजपेयी से। प्रीति वाजपेयी राजनीति में समाज सेवा के मकसद से आई हैं। सबसे पहले हम उनसे जानेंगे कि उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है और आखिर क्या मकसद है उनका राजनीति में आने का, किस तरह वो लोगों की समाज सेवा करना चाहती हैं। जी, जन जागरण के सभी दर्शकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं सबसे पहले तो जबलपुर ही नहीं, देश और पूरे प्रदेश की जनता को चंद्रयान 3 की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ। माननीय मोदी जी ने जो विश्व में भारत का जो झंडा ऊंचा किया है और इसरो के वैज्ञानिकों ने वो करके दिखाया है, जो कि यूएस और जो हमारे संपन्न देश हैं, यूएस हो, रशिया हो, चाइना हो, इन सबको पीछे छोड़ते हुए साउथ पोल में जो हमारे चंद्रयान 3 को उतारा है, उसके लिए ये एक अभूतपूर्व कदम है जो विश्व के लिए बहुत सारी संभावनाएं खोलता है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि अब हम सूर्य और शुक्र की ओर बढ़ रहे हैं, उसके लिए मैं अपने इसरो के वैज्ञानिकों को, अपने देशवासियों को अग्रिम बधाई देती हूँ। आपने मुझसे सवाल किया कि मेरा राजनीति में आने का मकसद क्या है। देखिए, बचपन से मुझे समाज सेवा तो नहीं कह सकती, लेकिन मेरे यहाँ जो लोग थे, जो मैं जमींदार घराने से हूँ, और जो लोग मेरे यहाँ काम करते थे, उनको मेरे दादाजी कभी भी नौकर शब्द से संबोधित नहीं करते थे। वो हमेशा ये कहते थे कि ये मेरे सहयोगी हैं और इनके सहयोग से ही मैं इतनी बड़ी जमींदारी को संभाल पाता हूँ। तो हमारे यहाँ शुरू से समाज सेवा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति एक अपनत्व का भाव रहा है। तो उससे प्रेरित होकर के संस्कारों में यही चीज़ घुट्टी में पिलाई गई कि समाज का हर व्यक्ति आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप हर व्यक्ति का सम्मान कीजिए। और मैं जब ससुराल में आई तो यहाँ पर भी मेरा पिताजी का भी यही उद्देश्य था कि समाज का हर व्यक्ति, आप अगर उसे अपना तो प्यार देते हैं तो वो आपका हमेशा से सम्मान और आपके साथ रहता है। मैं विद्यार्थी परिषद में जुड़ी रही हूँ, विद्यार्थी परिषद में काम करती रही हूँ। तो समाज सेवा तो एक हम लोग का अंग हो ही जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन में मैं झांसी में थी और मेरी बड़ी सक्रिय भूमिका थी। मैं हमेशा चाहती रही हूँ कि समाज का, जो मैंने दीनदयाल जी को पढ़ा और मैं उनसे बहुत प्रभावित रही, और पढ़ने के बाद मुझे यही लगा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक हर वो सुविधा पहुँचनी चाहिए जिसका वो हकदार है। यही मेरा उद्देश्य है। जी, आपने मदन महल के विस्थापितों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। क्या मानती हैं, इस समय मुख्यमंत्री भी जता चुके हैं कि इस तरह के लोगों का विकास होना चाहिए? देखिए, कल उस लड़ाई का जो परिणाम सामने आया कि विस्थापितों को कल आवंटित किया गया, और मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संवेदनशील बात कही कि जिस व्यक्ति ने, बस अपनी प्रेस वार्ता में कल उन्होंने कहा, हम लोग वहीं मौजूद थे, कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन की पूंजी जमा करके मध्य प्रदेश की अपनी भूमि में एक छोटा सा टुकड़ा अपने लिए लिया है, और वो बाद में अगर ये कहकर निरस्त कर दिया जाए कि नहीं, ये टुकड़ा अब आपको नहीं मिल सकता, तो उसके लिए बहुत ही पीड़ादायक है। इसी ओर पे मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाते हुए ये सारी की सारी जितनी भी अवैध कॉलोनियाँ थीं, उनको वैध घोषित करने की कल घोषणा की है। और जो मदन महल की पहाड़ी के विस्थापितों की आप बात कर रहे हैं, उन विस्थापितों की स्थिति बहुत खराब थी। जन जागरण ने जब इस मुहिम को उठाया और मैंने जब जन जागरण की इस मुहिम को देखा अपने YouTube चैनल पे, तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे अपने लोग हैं और मेरे अपने लोगों के बीच मुझे जाना ही है। किसी भी परिस्थिति में मुझे जाना ही, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ी से थी, उन दिनों बरसात का बहुत कहर था, और
मुझे लोगों ने कहा भी कि आपके पैर में फ्रैक्चर है, अभी आपके पैर में प्लास्टर लगा, मत जाइए। मैंने कहा ठीक है, प्लास्टर अपनी जगह है, मैं चलने में असमर्थ हो सकती हूँ, लेकिन वहाँ जाकर वहाँ कुर्सी पर बैठकर लोगों की बात सुनने में असमर्थ नहीं हूँ। और मैंने वो किया, और जन जागरण ने इसमें जो भूमिका निभाई वो सराहनीय है, और उसके परिणाम आज आपके सामने हैं कि विस्थापितों को पट्टे दे दिए गए। आपने देखा कल मुख्यमंत्री जी ने, जो कि बेहद संवेदनशील है, वो जानते हैं कि इसके लिए जमीन का एक टुकड़ा कितना महत्वपूर्ण है, और उन्होंने कहा मध्य प्रदेश का निवासी अगर मध्य प्रदेश का है तो जमीन का टुकड़ा उसको मिलना चाहिए, ये उसका हक है। और मैं इस बात से बहुत प्रभावित हूँ। मैं जन जागरण को बार बार कोटिशा धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो इस तरह की मुहिम उठाते रहें और हम लोगों को सजग करते रहें, हमें बताते रहें कि हम कहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। जहाँ जन जागरण पहुँचता है स्वाभाविक है, हम उस तक नहीं, वहाँ तक नहीं अगर पहुँच पा रहे हैं तो हमें वहाँ तक ले जाने का नैतिक भूमिका आप लोग ये निभाते रहिए और हम लोग को समय समय पर जगाते रहिए। जानना चाहेंगे आपसे कि विधानसभा चुनाव में काफ़ी कम समय बचा हुआ है और कांग्रेस बेरोजगारी को और महंगाई को मुद्दा बना रही है इस समय, क्या लगता है आपको कांग्रेस को इससे कुछ लाभ होने वाला है? देखिए, मुद्दा विहीन विपक्ष कहीं ना कुछ तो ढूंढेगा ही, आखिर उससे भी जनता के सामने खड़े ही होना है। मैं एक मजबूत विपक्ष की पक्षधर हूँ। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, पर लचीला विपक्ष जनता भी स्वीकार नहीं करती। जनता भी चाहती है कि अगर हमने आपको लोकसभा या विधानसभा में भेजा है या नगर सत्ता में भेजा है तो आप जनता के मुद्दे उठाएं, ना कि वहाँ जा कर के कुछ ऐसे उलझुल मुद्दे उठाएं जिनका कि कोई सरोकार जनता से नहीं। आपने कहा बेरोजगारी 140 करोड़ भारतीय यहाँ पर निवास करते इस देश में, और काम की इतनी अधिकता है कि हर किसी के लिए काम बिखरा पड़ा है। जो आज आपने देखा कि अभी हमारे यहाँ एक योजना लॉन्च हुई है, मुख्यमंत्री जी ने एक योजना युवाओं के लिए लॉन्च की, सीखो कमाओ। जब आप कुछ सीखेंगे ही नहीं, जब आपके अंदर कोई स्किल ही नहीं होगा तो बेरोजगारी मुद्दा कहाँ से हो सकता है? कांग्रेस कहती है कि चाय पकौड़ा बनाना कोई रोजगार नहीं है, और भाजपा के जो नेता हैं प्रधानमंत्री जी वो चाय पकौड़ा बनाने को रोजगार कहते हैं, क्या कहेंगे? अब इस बात पर मैं और क्या बोलूं, कितना कहूं और क्या कहूं। ये तो हमारे यहाँ के कभी देवा पकौड़ा मंगौड़ा वालों के पास आकर के वो देखें और समझें कि ये रोजगार है कि नहीं है। इससे तो मुझे यही लगता है कि शायद विपक्ष में जो लोग बैठे हैं उन्होंने कभी चाय और पकौड़े खाए नहीं हैं या खाते ही नहीं हैं। अगर खाते हैं तो ये रोजगार क्यों नहीं हो सकता? अगर भोजन व्यवसाय हो सकता है तो चाय पकौड़ा क्यों नहीं हो सकता? अगर हमारे फास्ट फूड व्यवसाय हो सकते हैं तो चाय पकौड़ा क्यों नहीं हो सकता? तो आप ये समझ लीजिए कि इस समय उनका जो बुद्धि है वो बहुत भटकाव की ओर है। हमारे देवा मंगौड़ा वाले आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड उनका कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो उनको एक बार मैं ज़रूर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि देवा मंगौड़ा वालों के पास आएँ और उसके रोजगार को ज़रूर देखें। अब आपने एक सवाल और किया कि चाय आए चाय पिएं। कभी कभी आप हाईवे पर निकलें तो आप देखें कि ढाबों पर रेस्टोरेंट पे ये स्लोगन लिखा होता है, उस्ताद जी की चाय। ठीक है, तो ये व्यवसाय नहीं है। चाय की आप थोड़ी दूरी सफ़र करते हैं, थक जाते हैं या काम कर रहे हैं थक जाते हैं, आपको चाय की तलब तो होती है। तो चाय व्यवसाय नहीं है ऐसा कह देना, मैं उनकी किस बात को कैसे आपके सामने रखूं मुझे समझ नहीं आता। लेकिन व्यवसाय अगर देखा जाए तो हर चीज़ में है, और युवाओं को भटकाने का काम नहीं करें। ये कोई छोटा काम नहीं है। बरिस्ता जैसी कंपनी कॉफ़ी का व्यवसाय किस लेवल पर कर रही है ये आप लोग जानते हैं। तो इसलिए ये छोटा व्यवसाय नहीं है, तो बहुत बड़ा व्यवसाय है।
ऐसा है कि बरसात हो रही है, ठंड है, मौसम है, तो लोग तो पकौड़ों का और चाय का आनंद लेते ही हैं। तो अगर उन्होंने इसको व्यवसाय से जोड़ा तो क्या गलत किया। तो मैं इस समय यही कहूँगी कि भटकाव की स्थिति छोड़ करके विपक्ष मुद्दों को ढूंढे, समझे। हालांकि मैं ये जानती हूँ कि एक बार संसद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपने नहीं किया इसलिए तो हम कर रहे हैं, तो आपने ये मौका दिया है। विगत 70 सालों में आप ये सब कुछ कर चुके होते तो हमारी तो आज स्थिति कहीं और ही होती, हम तो होते ही नहीं। जनता हमें क्यों लाती। 10 सालों का आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल चल रहा है उसमें जनता जिस तरह से देख रही, और जनता ही नहीं, भारत की जनता नहीं, विदेश में देखिए, विश्व में देखिए, आज भारत की जो पताका लहरा रही है वो अभूतपूर्व है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज आप देखते हैं कि जो व्यक्ति एक फ़ोन पर एक युद्ध को रोक सकता है कई घंटों के लिए, और भारत के तिरंगे के साथ कई देशों के बच्चे उस देश की सीमा को छोड़ के बाहर आ सकते हैं, ये क्या कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। इसको आप कम समझते हैं। किसी युद्ध को रोक करके अपने लोगों को निकालना और दूसरे देशों के बच्चों को भी निकालना, वहाँ से लोगों को निकालना, ये छोटी मोटी बात तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं विश्व में हमारे प्रधानमंत्री जी वो अपना वर्चस्व रखते हैं कि अगर वो ये, तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी का ओहदा कहाँ तक पहुँच चुका है, किन ऊंचाइयों पर उनका नाम और भारत का नाम पहुँच चुका है। तो विपक्ष को चाहिए कि इन ऊंचाइयों तक जाने के लिए पहली सीढ़ी तो चढ़े। उत्तर मध्य विधानसभा की आप निवासी हैं, और क्या कमियां अभी आपको लग रही हैं विधानसभा में जो आप चाहती हैं कि ऐसे मुद्दे और आने चाहिए, उन पे काम होना चाहिए जिससे कि इस विधानसभा का जो स्तर है और आगे जा सके। विकास रुक गया। मैं जो देखती हूँ वो ये देखती हूँ कि विगत 5 सालों में विकास रुक गया। पैचवर्क को अगर आप विकास कहते हैं तो ये विकास नहीं है। जो हमारे शासनकाल में हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे सारे प्रदेश के लोग काम कर रहे थे, उसको विपक्ष के कई लोगों ने सीटों पर बैठ करके रोक दिया। कई योजनाएं बाधित हुई, कई योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंचा, और ये सारी चीज़ें जो हुई हैं और उससे जो पीड़ा जनता को हुई है वही एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। मध्य विधानसभा मध्य क्षेत्र है, हार्ट ऑफ द टाउन नहीं है। ये तो मध्य प्रदेश का हार्ट ऑफ टाउन है, और यहाँ पर विकास अवरुद्ध कर देना, ये तो मुझे नहीं लगता कि किसी जनप्रतिनिधि के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली बात हो सकती है। राजनीति में किसको आदर्श मानती हैं आप? कैसे उन आदर्श को लेके आप यहाँ पे आई हैं? देखिए, मैं जिस परिवार से हूँ, इस परिवार ने, यानी कि मेरे पिताजी पंडित भगवतीधर वाजपेयी जी ने संघ, जनसंघ और भाजपा प्रदेश में, महाकौशल प्रांत में और जबलपुर में जो संगठन का काम किया है और जिस तरह से संगठित किया है और जिस तरह से सरकार को 20 साल तक यहाँ पर अक्षुण्ण रखा है, ये तो एक बहुत बड़ा आदर्श है ही मेरे सामने। केंद्र में मेरे ही चाचा जी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी को बनाते समय जो संकल्प लिया था, वो विचारधारा ही ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को हमेशा अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए काम करने के लिए उत्साहित करती रहती है। तो वही हमारे आदर्श। महिला सशक्तिकरण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है। लाडली बहना योजना का जो विधानसभा चुनाव है उन पर क्या असर देखती हैं आप? क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस एक और कह रही कि जो भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए इस योजना को लाई है, क्या मानती हैं आप इसमें? नहीं, कभी भी हमारे संवेदनशील, अति विश्वसनीय, जनता के बीच में विश्वसनीय माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने
ऐसा कभी नहीं सोचा। हाँ, ये ज़रूर है कि ये आप कह सकते हैं कि चुनाव के 6 महीने पहले ये योजना आई है, लेकिन इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। वो संवेदनशील हैं, हमेशा रहेंगे, और वो वाकई में महिलाओं की चिंता करते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि महिला के हाथ में कुछ ऐसी राशि दी जाए जिससे कि वो अपनी जो स्वयं के उसके अपने खर्चे हैं, या वो अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती है, तो उसका हाथ मजबूत हो। ये तो विपक्ष का काम है कि इसको चुनाव का मुद्दा बना दो। हम तो नहीं बना रहे, लेकिन धन्यवाद है विपक्ष को कि वो ये मुद्दा बना रही है। वो बना रही है तो हम उनका स्वागत करते हैं, वो बनाए। लेकिन महिलाएं ये जानती हैं, हमारी लाडली बहनें जानती हैं कि जब लाडली लक्ष्मी योजना आई थी तब तो चुनाव नहीं था। बाकी और जो योजनाएं आई हैं उस समय चुनाव नहीं था। हमारी इतनी कीर्तिमान योजनाएं हैं जिसका लाभ गरीब जनता को मिल रहा है, तब चुनाव तो नहीं होते। तो ये कहना कि लाडली बहना योजना सिर्फ इसलिए लाई गई कि चुनावी मुद्दा है, ये विपक्ष का हो सकता है, हमारा नहीं है। हमारा तो हमारी बहनों को अधिक से अधिक सशक्तिकरण देना है, और वो जैसे भी होगा, जहाँ से भी संभव होगा, जितना भी होगा, हम करेंगे। हमारी ये प्रतिबद्धता है बहनों के प्रति कि हम इस कार्य को लगातार करेंगे, बार बार करेंगे। ऐसी योजनाएं अभूतपूर्व और भी आएंगी, तो विपक्ष तैयार है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर मध्य विधानसभा से यदि आपको प्रत्याशी बनाती है तो कैसे लेंगे आप, इसको स्वीकार करेंगे? देखिए, प्रत्याशी बनाना हमारे संगठन का, हमारी पार्टी का काम है। हम कार्यकर्ताओं का काम सिर्फ काम करना है। हमें जो काम दिया जाता है हम प्राणपण से करते हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, वो कभी भी किसी भी लालच से, या किसी पद के लालच से, या किसी भी तरह के अन्य लालच से नहीं जुड़ता। वरना आज विश्व स्तरीय इस पार्टी को आप जिस तरह से देख रहे हैं, ये इतना संभव नहीं हो पाता। तो पद तो आते हैं, मात्र 5 साल के लिए चले जाते हैं। पार्टी अगर मुझे प्रत्याशी बनाती है तो मैं ज़रूर स्वीकार करूंगी, क्योंकि मुझे और अच्छा मौका मिलेगा जनता के बीच में जाने का, जनता का काम करने का। पार्टी की उन सारी योजनाओं को जो कहीं ना कहीं विगत 5 सालों में कुछ लोगों ने शिथिल करने की कोशिश की है, उनको जीवंत करने का, और महती योजनाएं जो आ रही हैं वो उनको फलीभूत करने का। तो मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगी। ऐसा तो नहीं है, महिला सशक्तिकरण की बात है तो नेतृत्व भी सशक्तिकरण चाहिए ही चाहिए। पार्टी इस बारे में ज़रूर सोच रही होगी, और ये जो काम उनका सोचने का है वो करें, जो काम मेरे करने का है वो मैं करती हूँ। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हाल ही में प्रियंका गांधी का जबलपुर आगमन हुआ था और उन्होंने विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की थी। 5 घोषणाएं उन्होंने की थी कि गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा, 1500 रुपये बहनों को मिलेंगे। क्या मानते हैं जो कांग्रेस की घोषणा है, किस तरह इनको भाजपा लेती है? देखिए, जो आपने बात कही कि प्रियंका गांधी ने ऐसी घोषणाएं की हैं, पूर्व में इनके भाई राहुल गांधी आए थे और उन्होंने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10वें दिन किसानों का कर्जा माफ। ऐसा हुआ क्या? जब ऐसा नहीं हुआ तो अब आती है बात 1500 रुपये की। कई राज्यों में इनकी सरकारें हैं, ऐसी भ्रामक स्थिति क्यों फैलाना? अगर उन राज्यों में इस तरह की योजनाएं ये लोग चला चुके होते तो आज ये मध्य प्रदेश में घोषणा करने के हकदार थे। रहा सवाल 500 रुपये के सिलेंडर का, बिजली फ्री का, तो सबसे पहले अभी हाल ही में बनी कर्नाटक की सरकार है, वहाँ पर आप बिजली के देख रहे हैं हाल क्या है। अब लोग वहाँ पर जो कमर्शियल बिजली है उसका रेट बढ़ा दिया गया, वहाँ के व्यापारी परेशान हैं। अब आप इसी तरह की स्थितियाँ पैदा करेंगे तो ये मान के चलिए कि कांग्रेस जनता के बीच में
अपनी विश्वसनीयता तो पूरी तरह से खो ही चुकी है। तो इन बातों को करने का अब कोई औचित्य नहीं है। ये बातें औचित्यहीन हो चुकी हैं। जनता भी समझदार है, वो जानती है कि हमारी सरकार या हमारे प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इनकी कथनी और करनी में अंतर ही नहीं है, वो कभी फलीभूत किया ही नहीं जाता। तो साथियों, आज हमारे साथ थी जबलपुर में भाजपा की वरिष्ठ महिला नेता प्रीति वाजपेयी, जिन्होंने हमारे सवालों की बड़ी बेबाकी से जवाब दिए और कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले विधानसभा चुनावों में बनेगी और कांग्रेस प्रदेश में पूरी तरह से विश्वसनीयता खो चुकी है। जनजागरण टीवी के इस खास कार्यक्रम जनजागरण और प्रतिनिधि में आप फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए जनजागरण टीम को दीजिए इजाज़त। मैं कुलदीप बवेले, जनजागरण टीवी, जबलपुर।